हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया था। करंट की डेफिनेशन वाले सवाल तो हो गए, फिर अपन ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर। करंट के लिए कंडक्टर शीट क्यों सेलेक्ट किए जा रहे हैं? अगर एयर में करेंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पर एनर्जी बहुत ज्यादा है। हाँ, एयर में अगर चार्ज को फ्लो करा के लेना है तो एयर में अगर करंट फ्लो करानी है तो हमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। उससे फिर एक जगह से दूसरी जगह चार्ज फ्लो होकर चला जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है और खतरा भी ज्यादा रहेगा। एयर में अगर चार्ज फ्लो होकर जा रहा है तो दिक्कत होती है। अच्छा, एयर में चार्ज फ्लो होने का कोई एग्जांपल है? लाइटनिंग जब होती है, बिजली जब गिरती है तो क्लाउड्स और अर्थ के बीच में एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इससे चार्ज जो है क्लाउड से अर्थ की तरफ चल के आता है। अब उसमें वायरिंग तो है नहीं, वो कैसे चल के आ रहा है? एयर के, लेकिन वो इसलिए चल पा रहा है क्योंकि वहाँ हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, ठीक है। और उसके खतरे कितने ज्यादा होते हैं आपको पता ही है। इन सब से बचने के लिए कम पोटेंशियल डिफरेंस से काम चल जाए और थोड़ा सा डेंजर भी कम रहे तो हम कंडक्टर्स के थ्रू करंट को या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह, चार्ज को ले जा रहे हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं। करंट या चार्ज की एनर्जी है, तो एनर्जी को वन प्लेस टू अदर प्लेस ले जाना है तो कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो वायरिंग वगैरह है करंट जिसमें चल के जाती है पावर प्लांट से शहरों में जो बिजली आ रही है तो वो सब कंडक्टिंग वायर्स की है, तो इसलिए ये हेडिंग डाली थी हमने। अच्छा, कंडक्टर्स में फायदा क्या मिलता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसका काम करेंगे? चार्ज कैरियर्स। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो चार्ज भी तो होना चाहिए। तो कंडक्टर्स में हमें चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं इस फॉर्मेट में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो फिर हमने इसमें 2-3 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिया था? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीनिंग बताया था? नो पोटेंशियल, यानी कंडक्टर को ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहां उसके एंड्स पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रखा, या कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, ठीक है। तो फिर क्या रिजल्ट मिला था हमें? नेट चार्ज फ्लो। अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये मान लो कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इनकी मोशन कैसी होती है? बिल्कुल आइडियल गैस के पार्टिकल्स की जैसे। आइडियल गैस के पार्टिकल्स की मोशन क्या होती है? रैंडम, इधर उधर भागते रहते हैं। रैंडम मोशन होने की वजह से पाथ कैसा हो जाता है? जिगजैग पाथ, टेढ़ा मेढ़ा सा जो पाथ मोशन होती है रैंडम, पाथ कैसा होता है? जिगजैग पाथ। उसकी वजह से क्या होता था, अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर कोई भी क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं, कोई भी छोटा सा या बड़ा सा कोई, इस क्रॉस सेक्शन पे देखो रैंडम मोशन होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ क्रॉस करते हैं। तो किसी भी टाइम ड्यूरेशन में जो हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जितनी संख्या लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है इस क्रॉस सेक्शन से, उतनी संख्या राइट की तरफ। तो हमें क्या मिला? इस क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज फ्लो, जितने इधर से उधर निकलेंगे उतने उधर से, नेट कितना फ्लो? 0। तो चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा नेट, तो करंट 0। यानी कि करंट फ्लो होने के लिए सिर्फ कंडक्टर ही सफिशिएंट है? नहीं। अगर अकेला जैसे कोई कंडक्टिंग रॉड है या जमीन पर पड़ी हुई है, आप उसे पकड़ के देखो, ये झटका लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? रीजन क्या है?
क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे, चल तो रहे, लेकिन वो किस तरह के चल रहे हैं, रैंडम। तो रैंडम मोशन होने की वजह से नेट चार्ज फ्लो किसी क्रॉस सेक्शन से 0, इसलिए कोई करंट। तो फिर इसमें क्या चेंज किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा, वो दूसरा पॉइंट था। फायदा शायद इससे भी नहीं हुआ था, तो ये था देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई किया जाएगा तो स्थिति कुछ ऐसी बनेगी। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब जगह अंदर भी है बाहर भी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, तो हमें पता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखते हैं इसको फोर्स लगेगा किधर, फील्ड की डायरेक्शन में अपोजिट, पॉजिटिव को किधर फोर्स लगेगा, तो इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इधर चलना शुरू कर देंगे और यहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ। तो अब क्या होगा, देखो इसके अंदर ये वाली फील्ड तो है, उसमें ये एक्सटर्नल कह सकता हूँ, बाहर से लगाई गई फील्ड, और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक फील्ड और आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल शुरुआत में तो यही थी, फिर ये आना शुरू हो गई, धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ेगी और जैसे इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो नेट फील्ड इसके अंदर 0, और जैसे नेट फील्ड 0 हुई तो फिर से इन इलेक्ट्रॉन्स पर लगना जो फोर्स लग रहा था वो 0 हुआ, तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली फिर से आवारा हो गए। तो ये स्थिति यानी नेट फील्ड 0 हो जाना, ये वाली स्थिति, ये जो पहला पॉइंट था बिल्कुल ऐसी होगी नहीं। जब आइसोलेटेड था तब क्या था, कोई फील्ड नहीं थी, यानी उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो मोशन कैसी थी, रैंडम। लेकिन जैसे इस फील्ड को लगाया तो ये इधर शिफ्ट होना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फील्ड आ गई, इसने इसको कैंसिल किया तो नेट फील्ड फिर से ये, तो फिर से इनकी मोशन रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन होने से तो हमें क्या पता है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस लगा देना ही करंट फ्लो कराने के लिए सफिशिएंट है, गड़बड़ अभी भी है कुछ, यानी सिर्फ कंडक्टर से काम नहीं चल रहा, पहला वाला पॉइंट। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो भी बात नहीं बनी, नेट फील्ड फिर से 0 हो गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, और क्या चेंज करेंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो नेट फोर्स लग रहा है, ये नेट फील्ड 0 हो रही है, ये 0 किस वजह से हो रही है, इस इंड्यूस्ड फील्ड की वजह से, समझ रहे हो। ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि ये इंड्यूस्ड फील्ड आए ही नहीं, तो ये कब नहीं आएगी, जब ये चार्ज जमा नहीं हुई, यानी जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो इसको यहाँ से बाईपास करके इसको यहाँ भेज दें, तो ना तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा करंट फ्लो होते रहेंगे। तो अभी इसमें समस्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो लगा दिया लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैं इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं, ध्यान देना जरा, तो ये कंडक्टिंग वायर है, तो इस वायर में होके ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इधर, वो यहाँ जाके पहुंचेंगे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं आएगा ही नहीं, या नेगेटिव नहीं आएगा, तो कौन सी फील्ड नहीं आएगी, ये फील्ड नहीं आएगी, तो ये बनी रहेगी हमेशा, तो इस फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमेशा उधर चलते रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा उधर चलते रहेंगे, तो इसमें करंट बनी रहेगी। अरे वो समझ गए। अब हमें क्या चेंज और करना है इसमें, सर्किट को क्लोज कर, यानी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात कंडक्टर होना चाहिए, दूसरी बात पोटेंशियल डिफरेंस लगना चाहिए, और तीसरी बात सर्किट क्लोज होना चाहिए। अभी सर्किट जब बनाएंगे तो आपको जानते हैं कि वहाँ कुछ लोग वहाँ स्विच लगा होता है, स्विच, तो जब स्विच ओपन होता है तो करंट फ्लो होती है क्या, क्यों नहीं होती, इसका रीजन अगर आपसे पूछे, कोई कंसेप्चुअल सवाल बनाए, जैसे कोई सर्किट है उसका स्विच ओपन है तो कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, बैटरी लगा रखी है, तो करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही, सर्किट बेसिक लेवल पे बिल्कुल आंसर बताओ, ये मत कहो कि सर्किट क्लोज नहीं, क्यों नहीं करंट, बस ये बोल,
ये सुनना चाह रहा हूँ। चार्ज इंड्यूस होने की वजह से कौन सी फील्ड आ जाएगी? इंड्यूस्ड, जो नेट फील्ड को जीरो कर देगी। उसकी वजह से मोशन रैंडम बन जाएगी और कोई करंट फ्लो आगे। वैसे कौन समझ? हाँ, क्लोज करने से, स्विच को क्लोज करने से क्या फायदा हुआ? चार्ज इंड्यूस नहीं होंगे, कौन सी फील्ड नहीं आएगी? इंड्यूस फील्ड नहीं आएगी। तो अंदर एक नेट फील्ड बनी रहेगी नहीं, जो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है और करंट बनी रहेगी। तो तीसरा पॉइंट अब हमें वही लिखना है। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड सर्किट इज क्लोज्ड। पूरा लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड सर्किट इज क्लोज्ड। And circuit is closed. तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी करंट फ्लो होगा। हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता है, वो उससे इस कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर्स से कनेक्ट कर देंगे, तो सर्किट भी क्लोज हो जाता है। क्या नाम होता है उस इंस्ट्रूमेंट का? बैटरी। बैटरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है अपने पास जिसका एक टर्मिनल हाई होता है, हाई पोटेंशियल, दूसरा लो पोटेंशियल। तो जैसे हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल को इस एंड से कनेक्ट कर देंगे तो ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, लो वाले को जब कनेक्ट करेंगे तो लो पोटेंशियल। अब कनेक्ट तो वायरिंग वायर से तो करेंगे, कंडक्टिंग वायर से। तो जैसे कनेक्ट किया तो कंडक्टिंग वायर लगा दी, सर्किट भी क्लोज हो जाएगा। तो लगभग ऐसी स्थिति हम नजर आएगा। बैटरी का सिंबल यूज करते हैं, जानते होंगे ये सब। ये हो गया सर्किट क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बैटरी की जो बड़ी वाली लाइन है उसका क्या मतलब है? छोटी लाइन बनाई, बड़ी पॉजिटिव नेगेटिव, ये हाई पोटेंशियल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए नहीं होता, ये मान लो -5 है, ये -10 है, अब क्या करोगे? उल्टा लग जाएगा, ये -5 वोल्ट और ये -10, और क्या है? तो दोनों नेगेटिव। ठीक है, लेकिन हाई पोटेंशियल कौन सा है? -5, ये हाई पोटेंशियल होगी। क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों का? 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रिप्रेजेंट, थोड़े बड़े हो जाओ, इसको क्या कहेंगे हम? हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो इसका मतलब ये है कि अगर इस वाली प्लेट का पोटेंशियल 0 है तो इसका इससे V ज्यादा होगा। कितना होगा? 0 से V ज्यादा, V होगी। अगर इसका x है तो इसका कितना होगा? x प्लस v, यानी x से v ज्यादा। ये y है तो वो कितना होगा? y प्लस, तो डिफरेंस तो v ही रहेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 ही हो, वो एज्यूम कर लिया 0 तो यहाँ पर v हो जाएगा, कोई कहीं नहीं, यहाँ x मान लो, वहाँ पर x प्लस v ज्यादा होगा कुल मिला के। तो अगर देखो यहाँ पर 0 है तो इस एंड का पोटेंशियल 0, तो यहाँ पर v है तो इसका v। तो हमने देखो इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो हाई से लो की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है। ये कौन सी फील्ड है? ठीक है, तो अब क्या होगा? वही काम, जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन, बताइए एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट, ऐसे जाएगा। लेकिन जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो अभी इस कंडक्टिंग वायर में होके इधर अट्रैक्ट कर लिया जाएगा हाई पोटेंशियल से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा ना होके वो ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने वाला था, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी। इस कमी को पूरा करने के लिए कंडक्टिंग वायर में इनफाइनाइट संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन समझ में आ रही है ना? अब देखो
करंट की डायरेक्शन पे कुछ कमेंट किया था क्या हमने? अगर पॉजिटिव चार्ज चल रहा होता है जो डायरेक्शन चार्ज की होती है वही करंट, लेकिन अगर नेगेटिव चल रहा होगा तो क्या होगा? तो बताइए इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज चल के जा रहा है ना, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन सही बनाई मैंने? यस सर। इधर देखो, यहाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन देखो सही बनी, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। यहाँ देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो करंट ये, तो पूरे सर्किट में देखो ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगी? रीजन समझ में आ गया? कौन सी फील्ड नहीं आएगी इसके अंदर? अगर इस कंडक्टर के अंदर अब नेट फील्ड में पूछूंगा तो आप क्या जवाब देंगे? ई रहेगी, एक्स कमिंग ई ऐसे ये बनी रहेगी। तो इस फील्ड की वजह से इसे कैंसिल करने वाली कोई फील्ड नहीं आ रही, तो इस फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चलते जाएंगे, तो हमेशा चार्ज का फ्लो होता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा चार्ज का फ्लो। तो चार्ज का फ्लो नहीं रुक रहा, इसका मतलब करंट फ्लो। इससे सेकंड वाले पॉइंट से कंपेयर कर पा रहे हो? इससे पिछले वाले केस में करंट जीरो क्यों हो गई थी? इस फील्ड को कैंसिल करने वाली एक फील्ड आ गई, इसलिए चार्ज का मूवमेंट रुक गया। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से हमको नेट फोर्स नहीं आ रहा, समझ लिया? अब ये करंट आने वाली है, इसको करेंगे स्टडी। डायग्राम बन गया। अब इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस, छोटी छोटी डेफिनेशंस बनेंगे, फिर उनको रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करें रिलैक्सेशन टाइम। टाउ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इसका सिंबल था, रिलैक्सेशन टाइम। जिसको समझते हैं जैसे, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स इधर लग गया तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा उधर ही चलता जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन की अभी भी काफी हद तक मोशन रैंडम ही हो। देखो कंपेयर करो, एक तो आइसोलेटेड कंडक्टर वाला केस, सबसे पहला वाला केस, उसमें कैसी मोशन थी? रैंडम। ये तो फुल आवारा था वहां पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी भी यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की मोशन अभी भी रैंडम ही होगी काफी हद तक, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम। आवारा तो है लेकिन थोड़ा सा कम, कोई खींचता ले जा रहा है उसे, भागेगा तो इधर उधर, ऐसा नहीं कि इसकी ये सीधा सीधा ऐसे चलता जाएगा, ऐसे टक्कर होंगी इसकी, ऐसे कैसे भागा यहाँ पहुंच गए फिर। मोशन तो अभी भी रैंडम है, लेकिन हर मोमेंट पे क्या इसको कोई उधर खींचता ले जा रहा है? रैंडम प्लस ऐसे समझ सकते हैं। रैंडम तो अभी भी है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है? एक धक्का भी लग रहा है उसको, लेकिन नेट शिफ्टिंग होती जाएगी। आइसोलेटेड वाले रैंडम में तो क्या घूम फिर के थोड़ी देर वहीं लौटे आएगा, लेकिन इसमें घूम फिर के वहीं नहीं लौटेगा, घूम फिर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगा देने से इसकी रैंडम मोशन बिल्कुल खत्म हो गई? नहीं। क्या इसकी टक्करें खत्म हो गई? टक्करें अभी भी हो रही हैं। तो देखो ये रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा समझते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, इसके नाम में रिलैक्स एक वर्ड आ रहा है, वहां से आया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन की टक्करें हो किससे रही होंगी बताओ? इलेक्ट्रॉन से जो होगी उससे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एटम होंगे उसके अंदर यार, मैं दुखी कर दे। कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं और कुछ नहीं, एटम नहीं उसके अंदर, वही तो बड़े बड़े एटम, उनसे तो बढ़ेगा जाके और उससे बढ़ के इधर उधर भागेगा। तो देखो होता क्या है, जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स एटम से टकरा रहा है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है, ठीक है? एनर्जी लॉस करने का मतलब उसकी स्पीड कम होगी। काइनेटिक एनर्जी लॉस की उसमें, उसकी स्पीड कम हुई। स्पीड कम होने का मतलब वो रिलैक्स हो रहा है, समझ ना? कोई रिलैक्स कब होता है? दौड़ता हुआ आदमी रिलैक्स है या चुपचाप खड़ा हुआ? समझ रहे हो कि नहीं?
एक पर्सन दौड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी है कुछ, एक रेस्ट पे खड़ा है, तो रिलैक्स कौन सा है? ध्यान से समझना, जैसे ही टक्कर खत्म हुई, कितने लोग सहमत हैं टक्कर खत्म होते ही इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिलैक्स होगा, अपनी सारी एनर्जी, ऑलमोस्ट सारी एनर्जी उसने लॉस कर दी, तो सबसे ज्यादा रिलैक्स। एजम्पशन ये भी ले लेते हैं अपन के सारी एनर्जी लॉस कर दी, ऑलमोस्ट जीरो स्पीड होगी, तो वो क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रहेगा, फिर ये दौड़ना शुरू करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन या आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं, टक्कर हुई, लेकिन टक्कर के बाद रिलैक्स हुआ, ऑलमोस्ट जीरो स्पीड हो गई, फिर बाद में दौड़ा क्यों? टकराने आया वो उससे भी आगे, दूसरा जो टकराएगा वो सामने नहीं, ये तो नहीं है, तब भी टक्कर के बाद फिर भी दौड़ेगा, तो आइसोलेटेड वाले में दौड़ेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराएगा वो ट्रांसफर करेगा एनर्जी, हाँ, तो फिर वापस से एनर्जी मिल जाएगी। या फिर आप ऐसा सोचो, आइडियल गैस के पार्टिकल से इसकी हिंट मिल जाती है। आप सब लोग जानते होंगे आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो इस बात पर डिपेंडेंट होती है, शायद उसका टेम्परेचर कितना है। V=V/RT/m, शायद पढ़ा भी होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती है। तो आइडियल गैस के पार्टिकल को अगर हम चुपचाप रेस्ट पे जाके भी रख दें अंदर, तो ये वो दौड़ने लगे। क्यों? टेम्परेचर की वजह से उसके पास स्पीड आना शुरू हो, या ऐसा कर सकते तो आसपास वालों से इंटरेक्ट करेंगे, उसकी वजह से उसके पास स्पीड आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि रिलैक्स हुआ तो वो रिलैक्स ही पड़ा रहे, नेक्स्ट मोमेंट पे वो दौड़ने लगे। और कब तक दौड़ेगा? जब तक अगला टक्कर नहीं हो जाता, फिर से रिलैक्स हो गया। तो अभी एक टक्कर हुई, रिलैक्स है, फिर नेक्स्ट टक्कर होगी, फिर रिलैक्स होगा। तो इन दोनों टक्करों के बीच में, यानी पहले वाले रिलैक्स से नेक्स्ट वाले रिलैक्स के बीच में एक ड्यूरेशन होगा कि उसी को क्या नाम दिया है? रिलैक्सेशन। समझ लिखें जरा, द टाइम इंटरवल, या टाइम गैप भी कह सकते हैं, द टाइम इंटरवल और टाइम गैप between two successive collisions is called relaxation time. Is called relaxation time. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, the time interval or time gap between two successive collisions is called relaxation time. ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये रिलैक्सेशन टाइम इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेटल के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच का सेपरेशन कितना है? नहीं, इस टक्कर से उस टक्कर से कितनी लेंथ चल के जानी है, वो इस बात पे तो डिपेंड होगा कि इस एटम से उस एटम का सेपरेशन क्या है। नहीं समझे? क्या एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है वो सारी मेटल्स के लिए एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? कॉपर के लिए अलग होगा, है ना, आयरन के लिए अलग होगा। नहीं समझते ये बात? तो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं चीजों को। तो क्या रिलैक्सेशन टाइम कॉपर के लिए अलग हो जाएगा, आयरन के लिए अलग? पहली बात। दूसरी बात, क्या रिलैक्सेशन टाइम इस बात पे भी डिपेंडेंट होगा कि इस टक्कर से उस टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है? और स्पीड इलेक्ट्रॉन की, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था, इस बात पर डिपेंडेंट होगी टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं जानते? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी किस पर डिपेंडेंट है? तो बताइए रिलैक्सेशन टाइम कौन सी दो बातों पर डिपेंडेंट होगा? पहला मटेरियल पे, यानी नेचर क्या है उसका, कॉपर है या आयरन है। दूसरा उसका टेम्परेचर। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन, इट मतलब क्या? क्या इसकी चीज बात कर रहे हैं? इट का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये बात क्लियर?
अब देखो, जब भी रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं तो थोड़ा सा और समझ लें, ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक जैसा होगा, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से चल रहा होगा, कोई थोड़ा सा कम तेजी से चल रहा होगा। तो अगर हम काउंट करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक जैसा नहीं होगा। ये बात सही है कि ज्यादातर के लिए एक जैसा होगा। तो जब भी रिलैक्सेशन टाइम की चर्चा की जाएगी तो ऑन एन एवरेज किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे, ऑन एन एवरेज सबका एक जैसा। ठीक है, ऑन एन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑन एन एवरेज सबका अलग अलग ढूंढने की जरूरत अब हमें नहीं रहेगी। एजम्पशन जैसा है एक तरह से। ऑन एन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब समझ में होता नहीं, लेकिन कंसीडर किया जाता है, इज कंसीडर्ड इक्वल। आई बात समझ में? तो जब भी सवाल में या कहीं भी रिलैक्सेशन टाइम वर्ड यूज होगा तो आप क्या मानेंगे, सच्चाई तो अलग है, किसी का कम किसी का ज्यादा होगा, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम दे दिया कि भाई इस कॉपर का रिलैक्सेशन टाइम इतना है, तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका रिलैक्सेशन टाइम हमें ये है। यहाँ तक बात क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आ गया, रिलैक्सेशन टाइम, इसकी जरूरत भी पड़ेगी हमें आगे चलिए। दूसरा देखो हमें क्या समझना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी डी, ड्रिफ्ट का डी आ गया। समझो देखो इसे। अच्छा, आइसोलेटेड था जब ये कंडक्टर, आइसोलेटेड, और अब आइसोलेटेड नहीं है, इनको थोड़ा कंपेयर करते हुए हम स्टडी करते। जब आइसोलेटेड था तो क्या था, रैंडमली मूव करने की वजह से घूम करके थोड़ी देर बाद वो वहीं लौट के आ जाएगा। अब ये मोशन तो अभी भी रैंडम है। अब मुझे बताइए कि जो करंट आएगी, इसमें जो करंट आ रही है वो इसके रैंडम मोशन वाले पार्ट से आ रही है, उधर मूव करने वाले पार्ट से? आई बात समझ में? तो बताइए करंट के लिए इस इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इस इलेक्ट्रॉन का रैंडम वाला पाथ इंपॉर्टेंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट वाला? पक्का? तो देखना जरा, ये यहाँ था T=0 का, T=0, उस समय बाद T टाइम पे ये यहाँ पहुंच गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कितना शिफ्ट हुआ है, तो आप ये लेंथ बताएंगे? नहीं, लेकिन T टाइम में जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा तो बहुत सारी टक्करें हुई होंगी इसकी, रास्ते में इसकी स्पीड 0 भी हुई होगी, कभी बढ़ी होगी कभी घटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल स्पीड क्या है किसी मोमेंट को, उसे पता करना थोड़ा सा भारी काम है, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि जो एक्चुअल स्पीड है वो कौन से पाथ से आ रही है, रैंडम वाले से, हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें उस बात की रिक्वायरमेंट है जिससे करंट आ रही है। करंट कौन से वाले डिस्प्लेसमेंट से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो शिफ्टिंग हो रही है। पक्का? कितना शिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट? एक्स। कितने टाइम में? अगर हम पता कर लें पर यूनिट टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट कितना शिफ्ट हो रहा है, उसी को क्या नाम देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या ये इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल वेलोसिटी होगी? बिल्कुल नहीं, एक्चुअल तो कुछ भी हो सकती है, एक्चुअल तो इससे बहुत ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल वाले को हम ध्यान क्यों नहीं दे रहे, उसकी जरूरत नहीं। एक्चुअल वाली तो रैंडम में भी है, लेकिन उससे थोड़ी करंट आ रही है, करंट तो किससे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट शिफ्टिंग की वजह से। अरे और पकड़े तो लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, the displacement of free electron opposite to external applied electric field, opposite to external applied electric field per unit time, opposite to external applied electric field
per unit time is called drift velocity. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, is it actual velocity of electron? एक्चुअल नहीं, ये हमारा कंसेप्ट है, हम अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जब रैंडम मोशन से करंट आ ही नहीं रही तो हम रैंडम पे ध्यान दें ही क्यों? हम किस पे ध्यान दें? जिसकी वजह से करंट आ रही है। करंट किसकी वजह से आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो हम वही पता करें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में पर यूनिट टाइम कितना शिफ्ट होता है, उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये t टाइम में x चल गया, तो vd में सही लिख रहा हूँ, ऐसी तो वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, वो सर नेट तो ये होता है इनिशियल से फाइनल को, ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढते हैं? इनिशियल और फाइनल को डायरेक्ट मिला देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका ये होगा, और डिस्टेंस क्या होगी? ये सब ये ऐड करते जाओ, ये सब क्या होगी? लेकिन ना तो हमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब है और ना ही हमें कौन से डिस्प्लेसमेंट से मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड के शिफ्टिंग जैसा कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कितना शिफ्ट होगा। पक्का? डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, उससे कंफ्यूज मत हो, उससे हमें कोई लेना नहीं, उससे आ जाती है x अपॉन t फॉर एग्जांपल लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। यहाँ से क्लियर? अब देखो ये रिलैक्सेशन टाइम और ये ड्रिफ्ट स्पीड, इनको आपस में रिलेट करेंगे। लिखो द रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें कुछ एजम्पशंस लेते हुए प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ पहले। डायग्राम्स के लिए मतलब बनाना स्थिति तो यही है। मैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहा हूँ और मैं किसी इलेक्ट्रॉन को उस मोमेंट पे देख रहा हूँ जब वो टक्कर होने के बाद, टक्कर होने के तुरंत बाद जब वो रिलैक्स होगा। ठीक है, तो ये है मान लो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसकी टक्कर बस अभी खत्म ही हुई है, तो ये रिलैक्स होगा इस मूवमेंट में। और एजम्पशन ये है कि इसने अपनी सारी एनर्जी टक्कर में लॉस कर दी, तो इसकी इनिशियल स्पीड में क्या मान सकता हूँ? अभी ये रेस्ट पे, तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कैसे चलना शुरू कर देगा? ये जगह यहाँ से t इक्वल टू 0 पर हमने इसे इस जगह पे ऑब्जर्व किया, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये शिफ्ट हो रहा है, और सामने यहाँ एक टक्कर अभी हुई है, नेक्स्ट वाली टक्कर इस बड़े से एटम से इसकी होने वाली है। समझ? तो बता सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के समय को ही हम क्या बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम। यानी t इक्वल टू 0 का था रिलैक्स पूरा, और अगली टक्कर यहाँ आने वाली है, तो इसी ड्यूरेशन को हम, और इसको मैंने मान लिया x है, मान लिया एटम से एटम के बीच का सेपरेशन। ठीक है, अब ध्यान देना है, इनिशियल स्पीड तो 0 हो, बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q। Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा देते हैं तो उसका फोर्स नहीं रहता। अब Q के लिए यहाँ कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल e। बताइए इसके पास कितना एक्सलेशन आएगा? E by m, इलेक्ट्रॉन का मास। पक्का? अब मुझे देखो एक फॉर्मूले भी याद आ रही है, यहाँ से किस टक्कर से कुछ टक्कर तक इसे कितनी लेंथ चली? U क्या है? A क्या है? E by m, और T की जगह पर मैंने टावर दिया। सही है क्या? यहाँ से यहाँ तक का समय टावर तो होगा, तो क्या आ गया? X इक्वल टू
अच्छा टाउ स्क्वायर का एक टाउ में इसके साथ ले आता हूँ, तो ई टाउ बाई 2m एक ब्रैकेट में रखो, ई को बाहर रखो, ये समझ में आ रहा है जी। एक्स बाई टाउ को मैं क्या लिख दूँ, बी बी ई टाउ बाई 2m इंटू कैपिटल। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड और रिलैक्सेशन टाइम की डेटा से हम कह रहे हैं, और बाहर से लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, आपस में कुछ इस तरीके से ये लगेगा। ठीक है, सिंपल सी अप्रोच है, सिंपल ऐसा भारी काम है। यहाँ तक बात क्लियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल वेलोसिटी होती है 20% लोग तो ये एक्चुअल वेलोसिटी तो होती है नहीं होती। एक्चुअल वेलोसिटी तो इससे बहुत अलग हो सकती है। एक्चुअल तो वो है जिसमें रैंडम मोशन में जो वेलोसिटी हो किसी इंस्टेंट, कभी ज्यादा होगी कभी कम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसी कोई वेलोसिटी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के पास होगी नहीं, वो तो अपना एजम्पशन है। ठीक है, अपनी अप्रोच है। कौन से वाले पार्ट को, करंट वाले पार्ट को समझने की। तो करंट वाला पार्ट में रैंडम मोशन का तो कोई लेना देना है नहीं। करंट वाले पार्ट में सिर्फ किसका लेना देना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए। वहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कंसेप्ट नहीं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करे कैसे लगा रहे हैं आपने। हाँ, हमने यूनिफॉर्म ही लगा, यूनिफॉर्म लगा के स्टडी कर। अगर नहीं लगाएंगे तो बदलती जाएगी ड्रिफ्ट स्पीड, यहाँ पर अलग होगी, वहाँ पर चलो। ये किसी इंस्टेंट की, ठीक है। और क्योंकि एटम्स के बीच का सेपरेशन इतना छोटा होता है, तो उसको हम ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान नहीं सकते। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि बाहर से फील्ड लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो। हम ऐसे सवाल भी मिलेंगे हमें, यहाँ फील्ड अलग है वहाँ फील्ड अलग है, ठीक है, करेंगे। एक्स की वेलोसिटी एक्स में टाइम आता है, वो टाइम को टाइम से रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं, अभी तो कर दिया हमने। हम और तो अलग अलग भी हो सकते हैं। ये हम रिलैक्सेशन टाइम तो दो बिल्कुल होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का नहीं ले रहे, टेढ़ा मेढ़ा यहाँ से क्रिया से भागा, ऐसे तो अगर इसको एक्स लेंगे आप बहुत सारे टक्करों के बाद, तो वो टाइम टाउ थोड़ी होगा, वो तो वो वाला एक्स डिवाइडेड बाई वो वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या कंसीडर किया है, एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का वो तो टाउ ही है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड में हम उसी से ले लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तैयार। अब देखो कुल मिला के बात ये हमें धीरे धीरे पहुंचना उस करंट के पास ही है। इस कंडक्टर में करंट जरूर फ्लो हो रही होगी, डायरेक्शन हमें पता ही है। तो इस करंट की कैलकुलेशन देखो करने वाले हैं। अब ये जो हमने अभी तक की स्टडी की है उससे देखो मैं क्या मानता हूँ, और आप समझ जाएंगे कि वो मानना गलत नहीं है। करंट की कैलकुलेशन मैं क्या मानूंगा, इसके सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा वो सच्चाई बिल्कुल ये इससे अलग होगी। मैं क्या मानूंगा कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर शिफ्ट होते हैं, और सच्चाई इससे बहुत अलग होगी तो समझ ही रहे हैं। लेकिन ये अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसा मान लिया, और गलत भी नहीं है। क्यों, हम किसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल मोशन स्टडी करने वाले नहीं, हम इलेक्ट्रॉन की मोशन का वो पार्ट स्टडी करने वाले हैं जिससे करंट आए। तो वो पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉन की मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रैंडम प्लस शिफ्टिंग। तो रैंडम से तो कुछ मिलना नहीं, शिफ्टिंग से ही करंट, तो वही शिफ्टिंग मान लेंगे। तो हम ऐसा मान लेंगे कि भाई ये बड़े डिसिप्लिन्ड हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, और वीडी स्पीड से, हमारा नहीं है अभी, वीडी स्पीड से ऐसे चलते हैं, और तो ऑन एन एवरेज सबकी ड्रिफ्ट स्पीड एक जैसी होगी, पता ही। मतलब बात क्लियर।
ऐसा इमेजिन करो कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर जैसी होगी, तो लेयर ऐसे शिफ्ट होती है पक्का। तो इस करंट की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजें जो इस कंडक्टर के लिए गिवन होंगी वो मैं लिख रहा हूँ। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। उनको गिनना मुश्किल काम, लेकिन हम देखो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये दिया होता है इस कंडक्टर। सारे इलेक्ट्रॉन्स गिनना तो मुश्किल काम है, लेकिन हम जिसका एक यूनिट वॉल्यूम लें उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमने गिन लिए, कितने स्मॉल है। इसका एक और नाम होता है नंबर डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम होता है मास डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है चार्ज डेंसिटी, तो नंबर अपॉन वॉल्यूम नंबर डेंसिटी। ठीक है, ये एक कंडक्टर के लिए गिवन होगा, कॉपर के लिए अलग हो सकता है, आयरन के लिए अलग हो सकता है। यानी इस कंडक्टर के करंट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी कर सकता है, मटेरियल पर डिपेंडेंट है। क्लियर। अब देखो ये जो कंडक्टर है इसका ये क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ये मान लो ए है, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर एक सिलेंड्रिकल है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, कुछ और शेप होगी तो अलग शेप का होगा। और इसकी यहाँ से लेके यहाँ पर इस एंड से लेके इस एंड तक लेंथ का मान है। ठीक है, अब ध्यान देना जरूर, जैसे ये पूरी एक लेयर है इलेक्ट्रॉन्स की, पूरी एक लेयर, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, वो ब्रिट स्पीड से ऐसे बढ़ती है। तो मैं छोटा सा टाइम अगर dt टाइम लूं तो बताइए उस dt टाइम में ये पूरी लेयर कितना आगे बढ़ गई होगी। यानी ये लेयर यहाँ से यहाँ तक, समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना दिया, ये लेयर यहाँ से यहाँ पहुंच गई vd स्पीड से dt टाइम में कितनी लेंथ कवर की हुई, vd इंटू dt, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वो भारी सा फॉर्मूला लगाया, स्पीड क्या है इनकी vd, टाइम कितना लग रहा है dt, तो कितनी लेंथ चली पक्का। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये और ये इसके बीच का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कंसीडर है होगा एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये तो होता है वॉल्यूम। नहीं मानते इसमें, बताइए इस वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम कंसीडर किया है इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, स्मॉल एन क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितने वॉल्यूम में कितनी संख्या होगी पक्का। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा N। ये मैंने dq चार्ज यानी छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा वो लिख दिया शायद मैंने, N की वैल्यू N vd into dt, dq के साथ लिया dt को, ये क्या होता है dq चार्ज dt टाइम में फ्लो हो गया शायद। करंट कैसे डिफाइन करते हैं, dq बाई dt, करंट का फॉर्मूला तैयार हो गया। इंस्टेंटेनियस, हाँ इंस्टेंटेनियस ये तो पता करने की कोशिश में थे और देर से इस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हुई होगी।
अगर हमें कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी पता है स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है स्मॉल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, तो ड्रिफ्ट स्पीड पता है, तो हम बता सकते हैं इसमें कितनी करंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी स्टडी करेंगे इसमें, लेकिन इस करंट की हर चीज को एक और टर्म डिफाइन किया जाता है, यहाँ तक नोट कर ली पहले से। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है तो उससे एक और टर्म डिफाइन हो रहा है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, जे इसका सिंबल है, चार्ज कर लेंगे। डेफिनेशन लिखने के लिए तैयार है? इलेक्ट्रिक करंट, हाँ नहीं ऐसे, द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, द करंट डेंसिटी is defined as the ratio of electric current, the ratio of electric current and area of cross section, the ratio of electric current and area of cross section perpendicular to electric current. Ratio of electric current and area of cross section perpendicular to electric current. ठीक है, तो इसकी यूनिट तो आप तुरंत बता सकते हो, करंट और एरिया का ही रेशियो है, तो यूनिट को लिख लो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्यों मैं अभी बताऊंगा, लिख लो पहले। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। कैसे देखो समझो, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एरिया क्रॉस सेक्शन इस तरह, ध्यान देना जरा, और इधर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। ये जो सरफेस है इसका एरिया है ए, और जानते हो एरिया वेक्टर को कैसे बनाते हैं, है ना? पक्का? तो ये एंगल अगर मान लो थीटा है तो बता सकते हो इस सरफेस का कौन सा एरिया इस करंट के परपेंडिकुलर आएगा। ए cos थीटा या ए sin थीटा? ए sin थीटा। हाँ, ए का देखो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ए cos थीटा, इधर ए sin थीटा। बताइए जब ए cos थीटा एरिया वेक्टर का कंपोनेंट है तो उसका एरिया ऐसे आएगा, सहमत है? यानी ये ए cos थीटा कंपोनेंट है उसका सरफेस ऐसे तो होगा, तो ए sin थीटा का सरफेस ये आएगा। तो बताइए ये ए sin थीटा वाला सरफेस करंट के परपेंडिकुलर है, ए cos थीटा वाला? ए cos थीटा वाला। नहीं समझ रहे? तो इसके लिए करंट डेंसिटी जब मैं डिफाइन करूंगा तो क्या लिखूंगा, करंट डिवाइडेड बाई क्या, ए। समझ? फ्लक्स में भी लगभग ऐसा ही हुआ था,
मैं तो बस अगर ऐसे लिख दूं तो समस्या नहीं होगी। सहमत है? I is equal to जे ए cos थीटा। आप समझ जाओगे वेक्टर क्वांटिटी, है ना? दो वेक्टर्स का डॉट स्केलर आता है, तो जे वेक्टर और ए को डॉट करेंगे तो क्या आ रहा है? आई करंट, जो स्केलर की कहते हैं। करंट डेंसिटी ढूंढने का तरीका मिल गया सबको। कैसे ढूंढते हैं किसी भी करंट और किसी भी एरिया से करंट डेंसिटी? हम करंट को डिवाइड करते हैं किससे? सरफेस के उस एरिया से जो करंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी जो हम स्टडी कर रहे थे इस कंडक्टर के लिए, उसके लिए तो सिचुएशन बहुत आसान है। उसके लिए तो करंट ऐसे जा रही है, और कितने लोग सहमत है कि ये पूरा एरिया करंट के परपेंडिकुलर ही होगा? नहीं समझे? तो इस कंडक्टर के लिए अगर मैं करंट डेंसिटी पूछूं तो आप कैसे बताएंगे? लिख लो पहले तो। ये तो मैंने करंट डेंसिटी की जनरल डेफिनेशन और जनरल अप्रोच बता दी, वेक्टर क्वांटिटी ये भी बता दिया, लेकिन हमें इसमें यूज करना है। तो इसमें सबको पता चल रहा है कि करंट और ये एरिया आपस में परपेंडिकुलर है, इसका तो पूरा एरिया परपेंडिकुलर ही आ रहा है। तो क्या होगा इसके लिए करंट डेंसिटी? आई की वैल्यू पता ही हम, आई की वैल्यू तो ढूंढ चुके हैं। यहाँ बन जाएगा जे इक्वल टू आई बाई, आई कितना था? वी डी डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल हो गया एंड ई वी डी, सही है। वी डी की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में कैलकुलेट की थी, वो रख दो जरा यहाँ। अभी लिखा था ना रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट स्पीड, तो वी डी की वो वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखो। जे इक्वल टू क्या है? एन ई, तो वी डी की वैल्यू क्या थी? e tau by 2 तो जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन 2n इनटू यहाँ तक लिखेंगे बस। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ है, ध्यान दो। m तो इलेक्ट्रॉन का मास है तो फिक्स ही रहता है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी फिक्स है, n कंडक्टर के हिसाब से कॉपर के लिए अलग उसके लिए अलग, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं अगर आपको पूछूं ये जो ब्रैकेट में लिखा है पूरा, ये पूरी चीज किन किन बातों पर डिपेंडेंट होगी? मटेरियल और टेम्परेचर। क्यों? ये पूरी चीज उन बातों पर डिपेंडेंट होगी जिस पर टाउ डिपेंडेंट होगा, और टाउ किन किन बातों पर डिपेंडेंट बताया था? समझ? तो ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको देखो, एक नया सिंबल दे रहा हूँ, और सिग्मा किसकी जगह पे लिखा है वो तो समझ ही गए होंगे। सिग्मा किसकी जगह पे लिखा गया? एम स्क्वायर टाउ बाई 2 और सिग्मा का नामकरण, सिग्मा का नाम कंडक्टिविटी और कंडक्टर किसकी जगह पे लिखा है ये पता चलिए, और नाम लिख दिया मैंने इसका कंडक्टिविटी। अब आप बताओ ये डिपेंड किस किस बात पे? टेम्परेचर। तो लिखें जरा, ये यहाँ तक नोट कर लें पहले फिर लिखेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर
conductivity of the conductor depends upon conductivity of the conductor depends upon material and temperature. ठीक है, अब ये जो कंडक्टिविटी है ये क्या है देखो समझ जाएंगे, लेकिन इसी से इससे मिलता जुलता एक टर्म और डिफाइन होता है, रेजिस्टिविटी। उसका सिंबल होता है रो, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू होता है 1/कंडक्टिविटी। नाम से पता चल रहा है, रेजिस्टिविटी का मतलब समझना पहले। अच्छा, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा फील्ड लगा दी हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड, उसके बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्या इनकी टक्करें बंद हो गई? टक्करें तो अभी भी हो रही हैं। तो जैसे कोई ऐसा एक पर्सन है वो बिना किसी टक्कर के सीधा सीधा चलता जा रहा है, या फिर रास्ते में उससे बहुत लोग टकरा रहे हैं, तो कब रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है उसे? और रास्ते में कोई भी नहीं मिला, कोई टक्कर नहीं हो रही, मतलब कोई अपोजिशन, कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स के पास रेजिस्टेंस आ किससे रहा है? कोलिजन्स की वजह से। अगर ये कोलिजन्स नहीं होते तो रेजिस्टेंस नहीं आता। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होने का क्या मतलब निकालेंगे? टक्करें ज्यादा हो रही है, टक्करों का जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड ज्यादा हो रही है, ज्यादा बार टकरा रहा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब कंडक्टिविटी कम। कंडक्टिविटी नाम से पता चल रहा है, यानी कौन से मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो, है ना। किसी की कंडक्टिविटी कम है मतलब कंडक्शन कम हो रहा है, मतलब करंट कम फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो, टक्करें ज्यादा हो रही है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, समझ गए होंगे। रेजिस्टिविटी का ज्यादा होने का मतलब टक्करें ज्यादा, करंट कम, आसानी से नहीं चल पा रहा चार्ज। ठीक है, तो मुझे बताइए आप रेजिस्टिविटी भी किन किन बातों पर डिपेंडेंट हो जाएगी? उन्हीं पर जिन पर कंडक्टिविटी डिपेंडेंट है, नहीं समझे। रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, resistivity also depends upon material and temperature. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला अपना आ गया लास्ट में, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, यही होता है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सुना है ना, यही है। ओम्स आपने बताया, दिस इज ओम्स। लोग शायद सहमत नहीं होंगे, नहीं होता। ओम्स लॉ तो इक्वल टू 1000 होता है। अगर एक सवाल बना दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओम्स लॉ, तो उसमें v इक्वल टू IR नहीं होगा, उसमें ये होगा J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, और एक नन ऑफ बिजली हो लास्ट में। समस्या तो तभी आएगी, क्या लगा के आएंगे? -1 मिलेगा, मार्क्स को ऑफ कर रहा हूँ, कभी कभी -2 भी मिल जाते हैं। मल्टीपल चॉइस वाले में कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन पैटर्न ऑफ दैट ईयर, एडवांस का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। कोई सोच रहा हो कि एडवांस में किस बार कॉम्प्रिहेंशन और वही आएंगे, मैच द फॉलो, गलत सोच रहा। एडवांस वाले अपना कोई पैटर्न फिक्स नहीं करते, तो ऑन स्पॉट पता चलता है इस साल पैटर्न में क्या है। तो इस चक्कर में फंस जाता है बहुत से लोग। जब उन्होंने पहली बार पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस की थी, पार्शियल मार्किंग बहुत पहले होती IIT में, आपको पता हो,
जब आईटी का पूरा पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था, सब्जेक्टिव पेपर में ही पार्शियल मार्किंग होती थी। बड़े बड़े सवाल आते थे, 3 घंटे में 8 सवाल करने, ठीक है। एक सवाल के 20-30 स्टेप होते थे, तो हर स्टेप में कुछ कुछ मार्क्स मिलते जाते थे। तो 30 में से 5 स्टेप से ही लिखा है तो मिल जाएंगे 2-2.5 मार्क्स। तो ऐसा पेपर हुआ करता था 30 में। सौभाग्यवश हमने दिया था, इसलिए कह रहे हैं। उसके बाद बंद हो गया। 2000 तक चला था ये प्रोसेस। 2001-2 तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव आना शुरू हो गया। दोनों पेपर होते थे उस टाइम, ऑब्जेक्टिव भी होता था, वो प्री नाम से होता था, प्री दिसंबर में निपट जाता था। और वो एक जैसे आजकल मेन कहते हैं, वो मेन पेपर होता था। मेन तो अब उल्टा कहते हैं ना, मेन उसको कहते हैं प्री और मेन कहते हैं। मेन मतलब असली पेपर, 3 घंटे में 8 सवाल। चलो अब पैटर्न बदल गया, तो हर साल बदलता ही रहता है। इस साल भी पता नहीं क्या पैटर्न है, तो थोड़ा थोड़ा तो रहता है कि भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। पार्शियल मार्किंग जिस बार शुरू हुई थी तो बहुत लोग फंसे थे, बहुत से लोगों ने पता ही नहीं था पार्शियल मार्किंग आ चुकी है। पेपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ते नहीं, पढ़ने की आदत नहीं होती, जो कम पेपर देते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ ही होता है सब, मानो ओम्स लॉ यही होता है, J = सिग्मा इन, इसी से आ जाएगा V = I R, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगा ना। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक फील्ड E और लेंथ है, इनको रिलेट कर दूं। पोटेंशियल डिफरेंस V = E × D, है ना। फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, B की जगह पे क्या है यहाँ L, E को मैं क्या लिखूंगा है V/L, समझ गया। ये तो हो गया। और J को मैं क्या लिखूंगा I/E, क्या बनेगा I/A = सिग्मा V/L। सिग्मा को बनवाया, वो बनवाया तो V = I × L/सिग्मा। L/सिग्मा A जो है उसकी जगह पे एक नया सिंबल रख दिया जाएगा। अब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, चलो अब तक तो बड़े टेंशन में रहे। तो ये भी ओम्स लॉ लिखते जाओ सब चीज। इसके अगर दोनों आएंगे तो मैं भी कहूँ कि इसे मत लिखो, ऐसा नहीं कभी नहीं बोलूँगा। तो बोर्ड पर जो भी लिखा जा रहा है तो मैं अपनी खुशी के लिए नहीं लिखा, तो आपके लिए लिखा जा रहा है। तो बिना कहे, बिना रिक्वेस्ट की लिख ही दिया था। V = I R नजर आ रहा है। R किसकी जगह पे लिखा है वो देख लो, L/सिग्मा है। रेजिस्टेंस नाम रख दिया जाता है इसका। यस सर। R = L/सिग्मा A, या मैं से ऐसे भी लिख सकता हूँ R = ρL/A, ठीक है। यस सर। रेजिस्टेंस नाम। अब बताइए किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंडेंट है? लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर। हाँ, मटेरियल और टेम्परेचर तो कहाँ से आ गए, रो से या सिग्मा से। और लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन को दोनों को मिला के ज्योमेट्री बोल दिया जाता है, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर।
resistance depends upon material, temperature, length and area cross section. Material, temperature, length, area cross section. ब्रैकेट में ज्योमेट्री भी लिख सकते हो, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए और कंडक्टर। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख के इस तरीके से लिख के ये कह सकता हूं कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंडेंट होगी, लेंथ पे डिपेंडेंट होगी, है ना? सही बात है कि नो सर। मना कर रहे हैं कुछ लोग। मतलब किसी कंडक्टर की लेंथ आधी कर दो तो कॉपर से सोना बन जाएगा, ये तो होता है नहीं? नो सर। हाँ ऐसे तो बनता है, ये बनाया कभी? मतलब लेंथ चेंज करते ही तो कॉपर नहीं रहेगी, अलग हो जाएगी, इसीलिए रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। यही तो, नशे से बाहर आ जाओ। उसमें रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नहीं, 10 मीटर लंबा वायर है कॉपर, उसकी कुछ रेजिस्टिविटी, और 5 मीटर लंबा वायर है कॉपर का, उसकी कुछ रेजिस्टिविटी। किसकी ज्यादा है? मटेरियल बदल गया, टेम्परेचर भी वही है, तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल भी ना तो लेंथ पे डिपेंडेंट होगी और ना ही एरिया पे और ना ही रेजिस्टेंस। ये सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंडेंट होगी, मटेरियल और ये धोखा है। ऐसे लिखो, ये धोखा और भी आएगा, देखो कहीं पे, इससे अगले चैप्टर में आ जाएगा। C = Q/4। सब लोग तो नहीं समझेंगे, लेकिन थोड़ा बढ़िया तरह से पढ़ के आए वो जरूर समझ जाएंगे। जो नहीं पढ़ के आए वो अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे तो समझ जाएंगे। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का ना तो चार्ज पर डिपेंडेंट होता है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस, ये होगा है नहीं समझ? किसी भी सिर्फ और सिर्फ उसका शेप, साइज, आसपास का मीडियम इसी पर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे धोखे नहीं मिलते हैं, ऐसा ही धोखा है। रेजिस्टिविटी फॉर्मूला लेके जरूर सकते हो, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि लेंथ पर डिपेंडेंट हो गई है एरिया। रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंडेंट होती है, मटेरियल क्या है और टेम्परेचर। जब तक मटेरियल नहीं बदलेंगे या उस मटेरियल का टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तब तक रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं होगा, वही कंडक्टिविटी के लिए होगा, समझिए। लेकिन रेजिस्टेंस जरूर डिपेंडेंट है इन सब पे, रेजिस्टिविटी पे भी, लेंथ पे भी, एरिया पे भी। ये रेजिस्टेंस है, ये ज्यादा सही है इस फॉर्मेट में। लिखने को तो लिख सकते हैं सवाल करने के लिए तो ऐसे, लेकिन उससे कौन किस पर डिपेंडेंट है वो बताना ठीक नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है ना? अब जैसे, और ये तो चलो बाद की बात है, तो कम लोगों की समझ में आई होगी, लेकिन ये तो सब जानते होंगे। डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास पे डिपेंडेंट होती है, वॉल्यूम पे भी डिपेंडेंट होता है, या किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है? 1 किलो कॉपर की डेंसिटी नो सर। कॉपर की नो सर। बराबर। ये धोखा है नहीं है? वो बात अलग है कि डेंसिटी मास और वॉल्यूम से कैलकुलेट जरूर की जाएगी, लेकिन ये
ना तो मास पे डिपेंडेंट होती है और ना ही सिर्फ मटेरियल। क्या मटेरियल, ठीक है, नहीं समझे? जैसे 1 किलो कॉपर है, उसकी डेंसिटी है, आधा किलो कर दो तो वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगा। मास कम करेंगे तो वॉल्यूम भी उसी रेशियो में कम होगा कि डेंसिटी कांस्टेंट। वो यहाँ होता है, चार्ज कम करेंगे तो पोटेंशियल कम, रेशियो कांस्टेंट, ठीक है। कुछ लोग जैसे पहले पढ़ चुके हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, तो एक चीज और, एक और धोखा होता है, कई जगह धोखे होते हैं फिजिक्स में। एक धोखा और होता है, वो शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो एक और धोखा होता है। तुम तो अनशन मत, Yes, sir. वो क्या तुम्हें अधिकार नहीं है। Coefficient of restitution. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो बात सही है, कॉलेजेंस में पढ़ते हैं इसके 60 मार्क्स चैप्टर में। वी अप्रोच और वी सेपरेशन, डिपेंड करती है। वी अप्रोच वो होती है जिस वेलोसिटी से दो बॉल आसपास आ रही है, टक्कर के बाद दूर दूर जा रही है, वो क्या है, सेपरेशन। तो इस टक्कर का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई जिसे कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 होता है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0 होता है। 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। तो ये ना तो अप्रोच की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है, ना ही सेपरेशन। ये सिर्फ टकराने वाली जो बॉल्स हैं उनके मटेरियल क्या है ना, मेटल की बॉल्स हैं या प्लास्टिक की बॉल्स हैं, किस मटेरियल से बनी हुई उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन कैलकुलेशन उसकी ऐसी ही होती है, मजबूरी। सेपरेशन डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा वेलोसिटी से टक्कर होगी, ज्यादा वेलोसिटी से अप्रोच होगी तो प्लास्टिक कॉपर बन जाएगी, थोड़ी होता है, प्लास्टिक ही रहेगी। तो 10 मीटर पर सेकंड से अप्रोच करा के लाओ या 20 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कराओ, ये तो वही रहेगा, उनका नेचर तो वही रहेगा, प्लास्टिक मटेरियल है वो, ठीक है। तो इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, वैसे बात छिड़ गई तो इसलिए बता दूं। तो कई जगह ऐसे धोखे हमें मिलते हैं, तो उनको बड़ी सावधानी से आंसर जो समझ में जाते हैं इसमें कई बार, तो ध्यान रखना। तो अभी क्या आया था अपना, अभी इस टॉपिक ये होगा रेजिस्टिविटी, ना तो ए का डिपेंडेंट होती है और ना ही ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और उसके, ठीक है। चलो करेंगे कंटिन्यू। अब चैप्टर उसी को चलेगा, इसके सवाल बनेंगे बहुत सारे। अब अपना ये चैप्टर का जो है डायरेक्शन इसकी तरफ बढ़ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग शेप के कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। अगर मान लो हमें किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मिल जाए और ये तो पता ही है कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, तो डायरेक्ट करंट ढूंढ देंगे ना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, वो तो गिवन है, और रेजिस्टेंस हम ढूंढ के लिए आते कौन से फॉर्मूले से, करंट डायरेक्ट मिल गया, ऐसे चलेगा ये सब, ठीक है। चलो Yeah.